for yesterday I gave you the introduction for agreements and restraint of trade जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं. Agreements and restraint of trade और business और profession. जो भी एग्रीमेंट किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हैं वो void agreements हैं. Those are void agreements. They are known as agreement which is restraint of trade, business or profession. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1)(g) आपको ये फ्रीडम देता है कि आप इंडिया में लीगल दायरे में रहते हुए कोई भी काम धंधा कर सकते हैं. इसलिए कोई ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहा हो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है. लेकिन अब समझने वाली बात यह है दैट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर कुछ एक्सेप्शंस केस लॉज या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आए हैं. केस लॉज या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जजेस ने बैठ के, और कुछ खुद लॉ में आए हैं, यानी कि स्टैट्यूट में दिए गए हैं कि हाँ सर ये इस जगह पे आप किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हो. ठीक है, तो हमें वो भी पढ़ने रहेंगे. ये जिन लोगों ने भी कैमरा बंद कर लिए हैं वो कृपया अपने कैमरा चालू करें. ईशा, निकुंज, अमीश, शैली, व्हाई डू यू वांट मी अगेन एंड अगेन टू से दैट यू नीड टू कीप योर कैमरास ऑन? ठीक है, सबके कैमरा आपसे ऑन रहेंगे भैया, बंद कोई नहीं करेगा. हिमांशी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. Agreements and Restraint of Trade, Section 27. According to Section 27 of the Indian Contract Act 1872, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void. समझ चुके हैं हम, आगे. This is because Article 19, subsection G, Section 1 of the Constitution of India regards the freedom of trade and commerce as the right of every individual. Therefore, no agreement can deprive or restrain a person from exercising such a right. Therefore, no agreement can deprive or restrain a person from exercising such a right. ठीक है, तो ये राइट आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है. इस वजह से आपसे ये राइट कोई छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस है वहां पर आपसे राइट छीना जा सकता है. ओनर्स ऑफ प्रूफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड के रूल के कुछ एक्सेप्शंस है. यानी कि इस रूल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है, इन एक्सेप्शंस के अंडर ये वैलिड होगा. यहां पर आप ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्या है ये पढ़ना रहेगा. सो एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड. सबसे पहले इन एक्सेप्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी है एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन. स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, यानी किसी न किसी एक्ट में ही या किसी न किसी लॉ में ही ये एक्सेप्शन दिए गए हैं जहां पर आपको काम धंधा करने से रोका जा सकता है, वैलिडली रोका जा सकता है किसी एक्ट, लॉ, रूल, रेगुलेशन में. और सेकेंड एक्सेप्शंस की कैटेगरी आ रही है एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब है जजेस ने बैठ के लॉ को इंटरप्रेट किया है कि इन सिचुएशंस में तो भैया आपको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे कि कल मैंने एक बिस्लरी का एग्जांपल लिया था. आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ बिस्लरी. बिस्लरी में क्या हुआ था कि भैया बिस्लरी की कंपनी को पार्ले जी से किसी ने खरीद लिया था. बिस्लरी की कंपनी को पार्ले जी से किसी विदेशी कंपनी ने खरीद लिया था. तो ये विदेशी कंपनी को पार्ले पे रेस्ट्रिक्शन लगाना था कि सर आप इस धंधे में अगले 5 साल तक वापस मत आओ. ठीक है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है भाई, ताकि ये जो इससे गुडविल खरीद रहा है इसके बिजनेस की, उसका फायदा ले सके. ठीक है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी ऐसे हैं. ठीक है, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दोनों ऐसे हैं. तो अब अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फर्दर दो चीजें कि सर सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स एग्रीमेंट. सेल ऑफ गुडविल जो बिस्लरी वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
और पार्टनर्स एग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप एक्ट में आप बहुत सारी जगह ऐसे पढ़ेंगे, you'll in partnership act you'll see that ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें एक अंदर आने वाले पार्टनर पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप पार्टनरशिप के अलावा और कोई काम धंधा नहीं करोगे, यानी कि आप उसको काम करने से रोक रहे हो। इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, बट इट इज रिक्वायर्ड। यदि ये पार्टनरशिप में आने वाला पार्टनर यदि कहीं और भी अपना काम धंधा चालू करके रखेगा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये पार्टनरशिप में पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा, इसके बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये लगाया जा सकता है। पार्टनरशिप से बाहर जाने वाले बंदे पार्टनरशिप के नाम को काम नहीं ले सकते हैं, ऐसे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो सर बहुत सारे यहाँ पर पार्टनर्स एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं काम धंधा करने को, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में सेल ऑफ गुडविल और पार्टनर्स एग्रीमेंट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में फिर तीन चीजें अपने को पढ़नी रहेंगी, ट्रेड कॉम्बिनेशन, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स और सर्विस एग्रीमेंट्स। एक एक करके एक्सेप्शंस को देखना चालू करते हैं। सो द बेसिक रूल इज एक्सेप्शन, बेसिक रूल इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। जो भी एग्रीमेंट दो जने बना रहे हैं जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हैं वो वॉइड है, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस अंडर फर्स्ट कैटेगरी दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ना चालू करते हैं खुद लॉ में। फर्स्ट है सेल ऑफ गुडविल, हिमांशी पढ़ना चालू कर। Sale of goodwill, exception 1 to section 27, an agreement which restrains the seller of goodwill from carrying on a business is valid if all the following conditions are fulfilled. Such restrictions must relate to a similar business. Such restriction must be within specified local limits. Such restriction must be for the time so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business in the specified local limits. Such specified local limits must be reasonable having regarded to the nature of the business. Thus, the buyer of the goodwill may restrain the seller for carrying on any business similar to the one sold by him within certain vicinity and for a certain period of time, provided that the restrictions in regard to time and vicinity are found reasonable. देखो सबसे पहला एक्सेप्शन अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, खुद लॉ में बोला गया है कि यदि कोई एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी गुडविल बेच रहा है, यदि कोई एक बंदा दूसरे बंदे को अपने धंधे की गुडविल बेच रहा है, तो फिर उस पे यदि आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि सर आपको ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो फिर वो सही रेस्ट्रिक्शन होंगे। मतलब इसको मैं क्या बोलूं आप लोगों को कि सर मिस्टर एक्स ने अपने धंधे की गुडविल मिस्टर वाई को यदि बेच दी है, तो मिस्टर वाई को उस गुडविल को यदि सही में जो खरीदी है उसका सही में बेनिफिट लेना है तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये वर्ड को याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम के आंसर में आना चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कौन सा वर्ड आना चाहिए? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मैंने आपको अपनी धंधे की गुडविल बेची और अगले दिन से वो सेम धंधा मैं खुद ही वापस नए नाम से करने लग गया, तो फिर आपके पास में आएगा कौन यार, ठीक है। इसलिए जरूरी होता है कि इस बंदे के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या? सबसे पहले तो एक टाइम फ्रेम को लेके होना चाहिए। कैसा हो सकता है सर? टाइम फ्रेम को लेके हो सकता है। कैसा? अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। यदि आप तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हुआ, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक लगाया हुआ। लेकिन यदि आप ऐसा करते हो, आप अगले 25 सालों तक इस धंधे में नहीं आएंगे, तो क्या ये टाइम को लेके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है या अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? बताओ मेरे को, रीजनेबल है या नॉन रीजनेबल? इट इज एब्सोल्युटली नॉन रीजनेबल यार, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप कि अगले 5 सालों तक इस धंधे में वापस नहीं आओगे या 5 साल तक ये बिजनेस वापस नहीं करोगे। जैसे कि पार्ले ने एक विदेशी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को अपना बिस्लरी का ब्रांड बेचा,
अपना बिस्लेरी का ब्रांड बेचा। देखो बॉटल में पानी भर के तो कोई भी बेच सकता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बॉटल में पानी भर के तो कोई भी बेच सकता है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि सर हमने आपसे न केवल आपकी मशीनरी खरीदी है, ज्यादा बड़ी चीज जो खरीदी है वो इस ब्रांड नेम को खरीदा है, गुडविल खरीदी है आपके धंधे की, तो उस गुडविल को प्रॉपर हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप अगले क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया था फॉरेन कंपनी ने गुडविल खरीदते वक्त, आप अगले 5 सालों तक मिनरल बॉटल्ड वाटर बिजनेस में, बॉटल्ड वाटर बिजनेस में अगले 5 साल तक इंडिया में वापस नहीं आएंगे। ध्यान करना, रेस्ट्रिक्शन 3 चीजों को लेके लगा है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। आप अगले 5 साल तक, यानी कि एक रीजनेबल एक टाइम पीरियड को लेके रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है, इट मस्ट रिलेट टू अ सिमिलर बिजनेस, इट मस्ट रिलेट टू अ सिमिलर बिजनेस। क्या बोल रहा है पार्ले को, तू बिस्कुट बेच, तू गोली बेच, तू कुछ भी बेच, लेकिन तू मिनरल वाटर बॉटल या बॉटल्ड वाटर बिजनेस में वापस नहीं आएगा। यानी हम जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो रीजनेबल हुआ या नहीं हुआ? सर सेम धंधे में नहीं आएगा, बाकी कुछ भी धंधा तेरे को करना है तो कर, ठीक है। देखो, द रेस्ट्रिक्शंस मस्ट रिलेट टू अ सिमिलर बिजनेस, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। द रेस्ट्रिक्शन मस्ट relate to a particular time period, ठीक है, reasonable time period, number 2। number 3, in a particular geographical limit, particular geographical limit, in a particular geographical limit, मतलब कि पार्ले बिस्लरी ब्रांड को पूरे इंडिया में बेच रहा था, और इंडिया के लिए यदि वो ब्रांड खरीदा गया है तो फिर भैया इंडिया में ही वो काम धंधा करने से रोक रहा है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। यदि पार्ले बिस्लरी ब्रांड को, यदि पार्ले बिस्लरी ब्रांड को केवल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेच रहा होता, और ये ब्रांड खरीदने वाली फॉरेन कंपनी ने इसको बोला होता कि तुम पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं आओगे, तो फिर ये नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता, ठीक है। बात समझ में आई? रीजनेबल क्या होता कि जहां पर तुमको लोग जानते हैं, जहां पर तुम्हारी गुडविल है, उसी जगह पे काम धंधा करने से रोकना है, उसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट में। तो यदि रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है तो फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जहां पर गुडविल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे, गुडविल परचेज की गई है और आप पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वॉइड नहीं होगा। क्या ये बात भेजे में घुस गई तुम्हारे? बोलो हाँ या ना। आज देवांश सर। नहीं आया क्या? आज कम जने कैसे आए रे? वाई ओनली 10 पीपल? बाकी के 4 जने कहाँ पर है? डांडिया प्रैक्टिस करने गए हैं क्या? हाँ? या दांत साफ कर रहे हैं अपने? चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं। तो सर आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? देखो, आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? आपको कीवर्ड याद रखना है कि सर एक तो एक्सेप्शंस जो हैं, वापस ध्यान रखो, एक्सेप्शंस जो हैं वो एक तो स्टैट्यूटरी यानी कि खुद लॉ में बताए गए हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अभी अपन ये चालू कर रहे हैं, तो इसमें भी पहला सेल ऑफ गुडविल के लिए जो है, तो ये वैलिड हो सकता है प्रोवाइडेड इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस चीज को लेके हो सकते हैं? रिगार्डिंग टाइम, रिगार्डिंग पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट, एंड रिगार्डिंग, तीसरा क्या था? टाइम, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट एंड सेम बिजनेस, सिमिलर बिजनेस, सेम नहीं सिमिलर बिजनेस, ठीक है। याद हो गया? बोलो हाँ या ना। सर याद हो गया, अब एग्जाम में आएगा तो 4 डालेंगे। यस सर। ठीक है, 20 साल के रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं होते हैं। खुद तो काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर, खुद तो काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर सिटी में या स्टेट में,
और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया पूरे इंडिया का, ना ना ये नहीं चलेगा, ये रीजनेबल नहीं है, और सिमिलर बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, तो ही वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कर लिया सेल ऑफ गुडविल वाला। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कहां पर पार्टनर्स एग्रीमेंट में जब चार, दो या दो से अधिक लोग मिलके पार्टनरशिप में धंधा कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब पार्टनरशिप एक्ट में मिलेगा इसका रेफरेंस, पार्टनरशिप एक्ट आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना अलाउ करता है। आइए उस तरफ बढ़ते हैं। पार्टनर्स एग्रीमेंट, हिमांशी पढ़ना चालू कर। हिमांशी। Partners Agreement. The Indian Partnership Act 1932 recognizes the following agreements in restraint of trade as valid. Restriction on existing partners. Subsection 2 of Section 11. A partner shall not carry on any business other than that. एक मिनट बेटा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्या बोलता है ये, पढ़ना चालू कर। A partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. वंडरफुल, ये भी बता चुका हूँ सर। रेस्ट्रिक्शंस जो है वो मतलब एक्सेप्शंस जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में सेल ऑफ गुडविल पढ़ लिया था, दूसरा है पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहला अपन ने पढ़ा है कि सर इस पार्टनरशिप में यदि किसी बंदे को अंदर ले रहे हो तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप हमारे काम धंधे के अलावा कोई और बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन नहीं करेंगे, यानी दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। देन ऑल्सो पार्टनरशिप ने इसको वैलिड माना है। क्यों माना है? भैया तेरे को यहाँ आगे काम धंधा करना पड़ेगा यदि, तो फिर तो अपना बाकी का काम धंधा पार्टनरशिप के बाहर का करेगा तो हमारा धंधा इफेक्ट होगा ना, इसलिए तेरे को नहीं करना है, तो इस रेस्ट्रिक्शन को वैलिड माना गया है। ठीक है, सेकंड रेस्ट्रिक्शन हिमांशी। Restriction with outgoing partner, subsection 2 of section 36 of Indian Partnership Act. An outgoing partner may agree with his partners that he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. Such agreement shall be valid only if the restrictions are reasonable. बाहर जाने वाले पार्टनर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कैसा रेस्ट्रिक्शन? आउटगोइंग पार्टनर पे भी, ये भी पार्टनरशिप एक्ट का ही सेक्शन है 36(2). ठीक है, तो बाहर जाने वाले पार्टनर पे कैसा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस जो इस पार्टनरशिप फॉर्म का है उसके जैसा बिजनेस आप कैरी ऑन नहीं करेंगे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। देखो यानी कि ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल लिमिट की बात कर रहा है। तो मैंने जो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के एंगल बताए थे कि कब एक रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, उसके तीनों आइटम आ गए कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं करेंगे, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स नहीं करेंगे, जिधर वो हमारा धंधा चल रहा है उस पार्टनरशिप का वहां पर उस एरिया में नहीं करेंगे। यदि यानी कि आपने आउटगोइंग पार्टनर पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए in relation to time, geographical limit and similar business, then such an agreement shall be valid, क्योंकि उस पे आपने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो ये आप किसी आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर काम धंधा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट में करने से रोक सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, जैसा गुडविल वाला पॉइंट था वैसे ही ये भी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ भाई। Restriction in case of sale of goodwill, subsection 3. अरे पॉइंट नंबर 3, Restriction on partners upon or in anticipation of the dissolution of the firm, section 54. Partners may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within specified period or within specified local limits. Such agreement shall be valid only if the restrictions are reasonable. सेम। अब देखो ऊपर वाला तो क्या था कि एक पार्टनर आउट, एक पार्टनर बाहर जा रहा है। जीत पटेल आ रहा हूं मैं, 1 मिनट।
एक पार्टनर बाहर जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन आउटगोइंग पार्टनर। यहां पर क्या हो रहा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म या तो डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर एंटिसिपेशन है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सो इन एंटिसिपेशन या ऑन एक्चुअल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आउट, तो फिर ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं पार्टनर्स पे लगाए जा सकते हैं, या तो ये पूरी फर्म खत्म हो रही है या खत्म हो सकती है, ऐसे एंटिसिपेशन में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, या फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, मतलब या तो एंटिसिपेट कर रहे हैं या एक्चुअल में डिसॉल्व हो रही है। तो इनमें से सब पर या फिर कुछ पर, चार में से चारों लोगों पे या चार में से दो लोगों पे, सब पर या कुछ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ध्यान से पढ़ो वापस, पार्टनर्स में अपॉन अपॉन डिसोल्यूशन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट आइदर सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। देखो लॉ पढ़ना एक आर्ट है। लॉ पढ़ना क्या आर्ट है, यू नीड टू गो इनटू द फाइन प्रिंट, गहरे में आपको तोड़ के एक एक शब्द को समझ के पढ़ना होगा। दैट आइदर सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम will not carry on a business similar to that of the firm within specified period or within specified local limits। टाइम पीरियड का एंगल आ गया, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स का आ गया, सिमिलर बिजनेस का आ गया। जब फर्म ही टूट रही है तो उनमें से कुछ या बाकी के लोग नहीं कर सकते। ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया कि सब या उनमें से कुछ, क्योंकि हो सकता है कि जब फर्म टूटे तो ये बाकी के दो ने उस फर्म की या तो गुडविल खरीद ली और फर्म अपने नाम से मतलब उस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल इन दो ने खरीद ली हो, तो सर ये तो बिल्कुल वैसा बिजनेस कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कुछ या सारे का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, आप में से कुछ या आप में से सारे सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स नहीं करेंगे, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं करेंगे, और ये लोकल लिमिट्स टाइम पीरियड जो है ये रीजनेबल होने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन इनको लेके 2-5 साल के या जिस जगह पे आपका काम धंधा है वहीं के होने चाहिए। नॉन रीजनेबल होते ही ये वैसे ही खराब एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। बोलो सर, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया, यस और नो? एक ही जैसी बातें यस हैं, सर। अलग अलग एंगल से बताया जा रहा है। जीत पटेल तेरा डाउट बोल बेटा। सर वो सॉल्व हो गया। क्या बेटा? सर वो सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट, ये भी पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। जब एक पार्टनरशिप फर्म अपनी गुडविल बेच रही है, देन a partner may upon the sale of goodwill of the firm make an agreement that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within specified period within specified local limits। such agreement shall be valid if restrictions are reasonable। पार्टनरशिप फर्म ने अपनी गुडविल किसी को बेच दी तो सारे पार्टनर्स पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि आप फर्म के जैसे सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर ये वाला पार्ट आपका पूरा हो गया, एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, ये फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जहां पर केस लॉ से डिसाइड हुआ है, जजेस ने जुडिशियली इंटरप्रेट किया है कि भैया इन इन सिचुएशंस में भी, इन सिचुएशंस में भी किसी को काम धंधा करने से रोका जा सकता है। आइए मैं पहले आपको तीनों से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, उसके बाद में इनको पढ़ना चालू करेंगे। एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं और एक एक पढ़ते हैं। चलो ऐसा करते हैं। सबसे पहले ट्रेड कॉम्बिनेशन। देखो सर, मान लो ये मुंबई में
एक मार्केट है, कोई भी तुम्हारे रेलवे स्टेशन के पास में ही, स्टेशन के पास में ही पूरा कपड़ा मार्केट डेवलप हुआ है। मान लो कपड़ा मार्केट है, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। ये यहाँ पर 50 शॉप्स बनी हुई है, खूब सारी शॉप्स बनी हुई है, ठीक है। मार्केट में लोग आते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। एक ही मतलब कपड़े में ही सारी शॉप्स कपड़े में डील कर रही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, क्लॉथ एसोसिएशन, क्लॉथ एसोसिएशन डीलर ऑफ गोरेगांव वेस्ट, ठीक है। इस एसोसिएशन का नाम रख दिया क्लॉथ एसोसिएशन डीलर ऑफ गोरेगांव वेस्ट, और हर जना इसका मेंबर है। ये जितने भी दुकान वाले यहाँ पर काम धंधा कर रहे हैं ना, कपड़ा बेच रहे हैं, ये सारे के सारे इसके मेंबर हैं। यानी इन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन या ट्रेड कॉम्बिनेशन बना दिया। अब क्या हुआ, ये एसोसिएशन दो तरीके से काम कर सकता है। कैसे कि सर देखो, इन सब ने मिलके एका कर लिया। क्या एका कर लिया कि देखो कस्टमर जाए भाड़ में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर जाए भाड़ में, हम तो ये वाला क्लॉथ 500 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे, ये वाला क्लॉथ वाई वैरायटी का क्लॉथ 600 रुपए मीटर से कम में नहीं बेचेंगे, जेड वैरायटी का क्लॉथ 550 रुपए से मीटर से कम में नहीं बेचेंगे, कस्टमर जाए भाड़ में, ठीक है। यानी इस एसोसिएशन या ट्रेड कॉम्बिनेशन जिस ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हो रही है, या जो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये कस्टमर्स को या फिर इनके जो कंपटीशन है, सुनना मेरी बात, कंपटीशन को मार रहा है एक तरीके से, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि कोई चीज, ये सेम चीज एक्स वैरायटी का कपड़ा, वाई वैरायटी का कपड़ा, जेड वैरायटी का कपड़ा, कोई पहले 300 रुपए में बेचता था, कोई 350 में बेचता था, ठीक है। इससे क्या हो गया, अब इन्होंने एका करके क्या किया, कोई भी 500 से कम में ये नहीं बेचेगा, 600 से कम में नहीं बेचेगा, 550 से कम में नहीं बेचेगा, अलग अलग वैरायटी के कपड़े। इससे कस्टमर को नुकसान हो रहा है और ये गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर काम धंधा करने से रोका जा रहा है सभी लोगों को, इससे कम में नहीं बेचोगे, सो इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बट ट्रेड, देखो सुनना, ट्रेड कॉम्बिनेशन बना के आप है ना क्या कर रहे हो, कार्टेलाइजेशन कर रहे हो। हैव यू हर्ड व्हाट इज कार्टेलाइजेशन? कार्टेल्स क्या होते हैं, आपने सुना है इकोनॉमिक्स में? हैव यू हर्ड व्हाट इज अ Yes, कार्टेल? sir. एवरीवन, पलक राठी, पलक राठी, No, sir. No, I don't know. यू डोंट नो? चल एक और एग्जांपल लेता हूं। देश में, इंडिया में सीमेंट बनाने वाली केवल 4 कंपनीज हैं। एक है गुजरात अंबुजा सीमेंट, दूसरी है अल्ट्राटेक, तीसरी है एसीसी सीमेंट, और चौथी है बांगड़ सीमेंट। देश में ये सीमेंट केवल 4 जने बना रहे हैं। इन चारों ने क्या किया, आपस में एक एग्रीमेंट किया कि अब से अपन सीमेंट का बैग 500 रुपए की बोरी से कम में नहीं बेचेंगे, अपन सीमेंट का बैग 500 रुपए से बोरी से कोई भी कम में नहीं बेचेगा। इन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट बना लिया, एक दूसरे को 500 रुपए से कम पे काम करने से रोक रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये कार्टेल बना लिया है इन लोगों ने, और प्राइस रिगिंग कर दी है सीमेंट के बोरों की, विच इज नॉट, विच इज हैम्परिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने कार्टेल बना के प्राइस इंक्रीज कर दिया है, एक दूसरे को काम, एक दूसरे से एग्रीमेंट करके कि इससे कंपनी बेचना है। ये गलत एक्टिविटी है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन को इंडिया में मार रहा है, ये कंपटीशन को इंडिया में मार रहा है। लेकिन देखो, अभी सेम कपड़ा मार्केट और सेम सीमेंट मार्केट का सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये।
सेम कपड़ा मार्केट में इन सारी दुकान वालों ने एक ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया। क्या होता था, यहाँ पर दुकान नंबर 1, 5, 11 और दुकान नंबर 15 वाले, ये 4 दुकान वाले क्या करते थे, इनके पास में है ना 3-4 धंधे थे, हर एक के पास में 3-4 धंधे थे। जब है ना 3-4 धंधे काम करते हो तो किसी एक धंधे में कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे धंधे से लाके पहले धंधे में कैपिटल डाल देते हैं। मतलब क्लॉथ घर में पड़ा है 50 रुपए मीटर का, ठीक है, अभी धंधा नंबर 1 जो ये करते थे, मान लो स्टील का धंधा करते थे, उसमें पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो इस कपड़े को बेच दिया 40 रुपए मीटर, लॉस में बेच दिया, और जो पैसा आया उसको यहाँ स्टील बिजनेस में डाल दिया। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। बाकी के लोगों के पास में तो मल्टीपल धंधे नहीं है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन बाकी के लोगों के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं। तो इन सारे ट्रेड कॉम्बिनेशन वालों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि कोई भी कपड़ा 55 रुपीज मीटर से कम में नहीं बेचेगा। कोई भी जन कपड़ा 55 रुपीज मीटर से कम में नहीं बेचेगा। ठीक है सर। तो अभी तक अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे कि सर पहला कपड़ा मार्केट का जो एग्जाम्पल देखा उसमें तो ये था कि है ना जबरदस्ती में प्राइस रिगिंग कर दी, कस्टमर को नुकसान हो जाए तो अपने को कोई मतलब नहीं। दूसरे में ट्रेड कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर कई जने है ना माल फंक्शनिंग कर रहे थे कि आए हुए रेट से भी कम में पैसे भेज देते क्योंकि उनको पैसा डाइवर्ट करना होता था दूसरी जगह पे, इससे बाकी लोग अपना कपड़ा बेच नहीं पा रहे थे। तो सर सेकेंड वाला एग्जाम्पल वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें ट्रेड कॉम्बिनेशन का उद्देश्य गलत नहीं है। जबकि फर्स्ट वाला जो है प्राइस रिगिंग करने के लिए इन्होंने ट्रेड कॉम्बिनेशन बना दिया, तो वो ट्रेड कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव गलत है, हेंस इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। क्या दोनों में फर्क समझ में आया आपको? बोलो यस और नो। यस सर। निकुंज? यस सर। अमीश नायर? हाँ सर। नायर साहब पंखा तो आपने ब्रांड दिखा दिया, खुद को भी दिखा दो। ठीक है, जीत पटेल केवल अपनी आंखें दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है। और पलक राठी तो केवल ये बताती है कि मैंने आज तेल लगा के आई हूँ। पलक राठी, ठीक है, थोड़ा और नीचे। सब दिखने चाहिए यार, अपन लोग एक क्लास हैं, ठीक है। चलो, तो सर देखो ट्रेड कॉम्बिनेशन जो आपने बनाई है वो वैलिड रेस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं, वो वॉइड रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन को जज करके पढ़ना है कि ट्रेड कॉम्बिनेशन वैलिड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ठीक है सर। चलिए, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। आइए सर। अरे आप लोग ब्रांड्स शो, आप लोग कौन सी उसकी जीन्स प्रेफर करते हो, कौन से ब्रांड की जीन्स प्रेफर करते हो सभी जने? कौन से ब्रांड की जीन्स प्रेफर करते हो? शैलिशा कौन से ब्रांड की जीन्स पहनती है? सर ज़ारा, H&M। ज़ारा एंड, मैं तो ब्रांड के नाम ही पहली बार सुन रहा हूं। H&M। अच्छा H&M जो भी है यार, चल ठीक है। रितेश कौन सी ब्रांड की जीन्स पहनता है? तो जो भी अच्छा लगे वो। जोबी? जो भी अच्छा लगे। आई एम सो सॉरी यार। यस सर। भाई सुनने में तो गड़बड़ हो जाती है, हाँ दिल पे मत लेना। अच्छा XYZ ब्रांड आता है, ली आती है, ली भी एक ब्रांड आता है ना, ज़ारा, H&M, ली, ठीक है। हम में से कुछ बोलेंगे कि हम तो मीमी की जीन्स प्रेफर करेंगे, बच्चों का ब्रांड है पर हमें तो यही अच्छा लगता है। ठीक है, अब बात सुनो। देखो मान लो
हमारा जीत पटेल काम धंधे पे लग गया। काम धंधे पे लग गया मतलब बिजनेस खोला इसने। इसने क्या किया, एक शोरूम खोला। ही ओपनड अ शोरूम। तो पहले तो इसके दिमाग में आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ली की भी जीन्स रख लेता हूँ, मैं जारा के भी कपड़े रख लेता हूँ, मैं इसके भी रख लेता हूँ, मैं उसके भी रख लेता हूँ, यानी कि एक मल्टी ब्रांड स्टोर खोल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर इसको बाद में लगा यार, rather देन ओपनिंग अ मल्टी ब्रांड स्टोर, मुझे ऐसा शोरूम खोलना चाहिए जो कि ली का एक्सक्लूसिव शोरूम हो, जिसमें केवल ली या रैंगलर के कपड़े बिके। ठीक है, रैंगलर का एक्सक्लूसिव शोरूम हो। तो अब रैंगलर कंपनी ने जीत पटेल से एग्रीमेंट किया कि देखो, आप हमारे अलावा, रैंगलर के अलावा किसी